हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के लेक्चर के अंदर हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन देखने वाले हैं एंड आज हम हमारा लास्ट सेक्शन भी स्टार्ट कर लेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम। ओके, तो अब हमारा केवल एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है दैट इज अबाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम फिजिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखिए, जो इक्विलिब्रियम सेक्शन है दैट इज योर सेक्शन नंबर 4। अब तक हमने सेक्शन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 9 कंप्लीट कर लिया है एंड आज के सेक्शन में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम एक बारी डेफिनेशन एंड इक्वेशन ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि बियर-लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट करता है कि क्वांटिटी ऑफ लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या फिर कितनी ट्रांसमिट हो रही है। So the Beer-Lambert's law states that the quantity of light absorbed by a substance dissolved in a fully transmitting solvent is directly proportional to the concentration of the substance and the path length of the light through the solution. कंक्लूजन निकाला जाए अगर बियर-लैम्बर्ट्स लॉ से, तो कंक्लूजन निकलता है कि ट्रांसमिटिंग लाइट जो है सॉल्वेंट की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस के एज वेल एज द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट के, कि कितनी लाइट पास हो रही है सोल्यूशन के थ्रू। बिकॉज बियर-लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट इट मीन्स वी कैन कैलकुलेट बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन बाय यूजिंग द एब्जॉर्बेंसीज और द प्लॉट a graph of various concentration aligning them to their correct absorbencies and use a calorimeter to find the concentration of unknown solution। तो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ की मदद से हम किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं या फिर कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई, इन चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। अब अगर एप्लीकेशन की बात की जाए तो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ इज अप्लाइड टू द एनालिसिस ऑफ अ मिक्सचर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बियर-लैम्बर्ट्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं ऑन द एनालिसिस ऑफ अ मिक्सचर। हम किसी भी मिक्सचर का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी लाइट उसके अंदर से ट्रांसमिट हो रही है, कितनी लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली, किस वेवलेंथ पे उसने एब्जॉर्ब करी है, पाथ लेंथ क्या है। तो ये हम बियर-लैम्बर्ट्स लॉ की मदद से पता कर लेंगे बाय द टेक्निक दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ओके, generally it can be used to determine the concentrations of a particular substance or determine the molar absorptivity of the substance। okay, now अब हम section 4 स्टडी करने वाले हैं दैट इज अबाउट द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर हम बहुत सारे टाइप की रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है एंड केमिकल रिएक्शंस को कितने टाइप में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं एंड जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट के अमाउंट में कुछ डिक्रीमेंट होता है। तो इसी टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब अगर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे अगर रिएक्शंस को क्लासिफाइड किया जाए तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस आती हैं, होमोजीनियस रिएक्शंस एज वेल एज द हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। तो देखिए, होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब क्या है। होमोजीनियस रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो भी प्रेजेंट हैं, जितने भी अमाउंट में प्रेजेंट है, उन सभी का एक ही फेज के अंदर प्रेजेंट होना। फेज का मतलब क्या है? फेज का मतलब है
रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है या फिर गैसियस फेज के अंदर है। तो होमोजीनियस रिएक्शन के अंदर आपके सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम फेज के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए आपको N2 गैस एंड 3H2 हाइड्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब N2 गैस और H2 गैस रिएक्ट करते हैं तो आपके पास अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस फेज। तो इस रिएक्शन के आपको अंदर दिख रहा है रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर इन दी सेम फिजिकल फेज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हीट्रोजीनियस रिएक्शन। हीट्रोजीनियस रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है, हीट्रो यानी कि अलग अलग, डिफरेंट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होंगे वो डिफरेंट फेजेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड का आप रिएक्शन कराते हैं तो जिंक आपके सॉलिड फेज में प्रेजेंट होता है, जबकि CO2 आपकी गैस है, ये गैसियस फेज के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो आपके पास एक तो फॉर्मेशन होता है ZNO का, जिंक ऑक्साइड का, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, और आपके पास प्रोडक्शन होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज प्रेजेंट इन द गैसियस फेज। ओके, ये था आपका नंबर 1 बेसिस, दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। सेकंड हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि रिएक्शन किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, किस डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। उस बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शंस हैं। नंबर 1 इज रिवर्सिबल रिएक्शन एंड नंबर 2 इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर बात की जाए, केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट। अब तक आपने देखा था कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है जब रिएक्टेंट के अमाउंट में कुछ डिक्रीमेंट हो रहा है एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है एंड प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिख रहा है, अमोनिया का प्रोडक्शन N2 + 3H2 विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। एंड ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, 2 एरो दिख रहे हैं, ये आपको डिनोट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल मैनर में प्रोसीड हो रही है। इसी तरीके से 3Fe + 4H2O will lead to the formation of Fe3O4 + 4H2. And another example is H2 + I2 will lead to the formation of 2HI. रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड रिएक्शंस भी कहलाती हैं, प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज द बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकती है। फॉरवर्ड रिएक्शन जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है एंड बैकवर्ड रिएक्शन जब प्रोडक्ट आपका वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी क्लोज कंटेनर के अंदर प्रोसीड होती है एंड ये जो रिएक्शंस होती हैं ये रिएक्टेंट्स आर नेवर कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू प्रोडक्ट। हम बोल सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल है HCl + NH4OH will lead to the formation of NH4Cl + H2O। अब हमारे पास दूसरे टाइप की रिएक्शन है, दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इरिवर्सिबल रिएक्शंस की अगर बात की जाए तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर आपका जो रिएक्टेंट है वो तो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ओके, तो देखिए AgNO3 + NaCl will lead to the formation of AgCl + NaNO3। यहां पे आपको जो सिंगल एरो दिख रहा है ये बता रहा है कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, प्रोसीड्स ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, मतलब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जनरली पॉसिबल इन ओपन कंटेनर, दे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम।
इररिवर्सिबल टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो इक्विलिब्रियम जनरली अटेन नहीं करती एंड रिएक्टेंट्स आर नियरली कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कंप्लीटली नहीं हो पा रहे थे कन्वर्ट प्रोडक्ट के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, HCl plus NaOH will lead to the formation of NaCl plus H2O। नाउ थर्ड क्राइटेरिया है हमारे पास रिएक्शंस को क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन है, फास्ट रिएक्शंस एज वेल एज स्लो रिएक्शंस। तो देखिए फास्ट रिएक्शंस की अगर बात की जाए, जनरली दीज रिएक्शंस आर आयनिक इन रिएक्शंस, आयनिक इन नेचर। तो देखिए फास्ट रिएक्शन में जितनी भी आयनिक रिएक्शंस है वो आपकी फास्ट रिएक्शन होती हैं। एग्जाम्पल देखिए, HCl that is your acid, NaOH that is base will lead to the formation of NaCl salt plus H2O। एंड फास्ट रिएक्शंस के अंदर आप रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये आपने कहाँ पढ़ा था? ये आपने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी देखा था। जब हमें किसी रिएक्शन की रेट पता करनी होती थी तो हम स्लो स्टेप को देखते थे। ओके, नेक्स्ट इज स्लो रिएक्शंस। जनरली दीज रिएक्शंस आर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं? मॉलिक्यूलर टाइप की रिएक्शंस। ओके, एंड स्लो रिएक्शन के अंदर आपका रेट डिटर्मिनेशन भी पॉसिबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट आपका केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी काम में आएगा, जब आपको 2-3 स्टेप्स दिए होते हैं रिएक्शन के अंदर एंड आपसे पूछा जाता है बताइए कौन से स्टेप से पता चलेगा कि हम किसी भी रिएक्शन की रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो कौन सी स्टेप होती है? वो आपका होता है स्लो स्टेप, जिससे हमें पता चलता है कि रेट क्या है किसी भी रिएक्शन की। फोर्थ क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट बाहर निकल रही है। हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हीट बाहर निकल रही है, इवॉल्व हो रही है। जैसे कि एक रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल है, R इज योर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो आपकी X किलो कैलोरी में हीट रिलीज हुई। तो इस टाइप की रिएक्शंस जिनके अंदर हीट आपकी रिलीज होगी उन्हें कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के केस में जो आपकी चेंज इन एंथैल्पी होती है या इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है नेगेटिव। अब बात करी जाए एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर आपकी हीट इन्वॉल्व होगी। मान लीजिए कोई आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अगर आपको कुछ बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है, कुछ हीट देनी पड़ रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को आप बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर हीट को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और एक्सोथर्मिक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर हीट इवॉल्व होती है। ओके, एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आपकी डेल्टा H की वैल्यू जो होती है वो होती है पॉजिटिव। नाउ अब देखिए आपको दो इंपॉर्टेंट नोट गिवन है। ये दोनों नोट आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखिए सबसे पहला नोट क्या कहता है? Whenever questioner doesn't ask about the direction, then we take forward direction only। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन गिवन है एंड उसके अंदर आपको कोई भी बात नहीं बोली गई कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड हो रही है। मतलब आपको नहीं बताया गया कि रिएक्शन रिवर्सिबल है या फिर इररिवर्सिबल है। तो आप रिएक्शन को किस टाइप से लेंगे, उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे? तो आप उसकी डायरेक्शन लेंगे हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। ओके, सेकेंड नोट बोलता है इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक
देन द बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन आपको गिवन है एंड उसमें आपको बताया गया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो एक्सोथर्मिक है, तो आपका जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा तो आप उसे लेंगे एंडोथर्मिक। एंड अगर उल्टा आपको बोला गया है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है, तो आप बैकवर्ड रिएक्शन को क्या ले लेंगे, एक्सोथर्मिक। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। ये दोनों नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन जरूर देखेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब अगर बात की जाए कि इक्विलिब्रियम के कितने टाइप्स हैं, तो हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। नंबर 1 इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड नंबर 2 इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, those reactions in which change is only and only state of substance take place without any chemical change called physical reactions or known as physical equilibrium। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर केवल किसी भी कंपाउंड का, किसी भी रिएक्शन के अंदर किसी भी सब्सटेंस का केवल चेंज आ रहा है उसकी पर्टिकुलर स्टेट में, उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आ रहा, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाएगा, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोला जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल देखिए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, आइस वाटर सिस्टम और मेल्टिंग ऑफ आइस। सबसे पहले आपके पास है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अकम्पेन्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंडोथर्मिक एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम। जैसे ही आइस को आप मेल्ट करते हैं तो आपके पास वाटर बन जाता है, एंड जब मेल्टिंग ऑफ आइस होती है तो ये केवल और केवल हीट के एब्जॉर्प्शन की मदद से होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर आपकी आइस जो है वो सॉलिड फॉर्म में है एंड लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो ये आपकी फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आती है। नेक्स्ट है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, वाटर वाटर वेपर सिस्टम और वेपराइजेशन ऑफ वाटर। लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या बात करेंगे कि जो वाटर प्रेजेंट है वो आपका वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां भी आपकी सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आ रहा। तो देखिए वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज एन एंडोथर्मिक एंड कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू वाटर इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही वेपराइजेशन होता है वाटर का वो होता है आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन जब वो वाटर वेपर कंडेंस होते हैं तो आपके पास वाटर का फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स द राइट साइड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम होता है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, मतलब ओके, and then the equilibrium shifts towards the left side when the pressure is increased। और अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो आपकी वॉल्यूम डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है P1 V1 is equals to P2 V2। तो इक्विलिब्रियम आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है, जैसे ही आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होती है। सो इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर इनटू वाटर। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। दिस टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड व्हेन सॉलिड इज सब्लाइम इन द क्लोज कंटेनर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सॉलिड आयोडीन जो होता है वो आपका आयोडीन वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, एंड आयोडीन वेपर्स जो होते हैं वो कंडेंस होके वापस से आयोडीन सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारे पास गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। एन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन अंडर प्रेशर। गैसेस इन लिक्विड के अंदर आपके जो इक्विलिब्रियम होता है वो एस्टेब्लिश होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन अंडर प्रेशर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम। अब हम देखते हैं कि फिजिकल इक्विलिब्रियम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो देखिए,
सबसे पहले इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। इक्विलिब्रियम केवल और केवल आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर पॉसिबल है एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन सिस्टम के अंदर अचीव नहीं किया जा सकता। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन बिकॉज बोथ द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर साइमल्टेनियसली बट एट द सेम रेट। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के केस में आपके पास एक डायनामिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर दोनों ही फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं विद द सेम रेट। All the measurable physical properties of the system at equilibrium are constant. Equilibrium के ऊपर equilibrium तक पहुंचने पे जितने भी physical properties हैं reaction की वो सभी measurable होती हैं, वो constant हो जाती हैं। Okay, the establishment of physical equilibrium is always characterized by the constant value of one of the parameter at a given temperature. Okay, so these were the some points related to the characteristics of the physical equilibrium. Now, in case if you are new here at our YouTube channel, you can like, share and subscribe. And अगर आपको कोई भी query है तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com या फिर आप हमें contact कर सकते हैं, that is 9351280000. Now, a very important announcement. If you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको डेली लाइफ क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइफ टेस्ट एंड क्विजेस एंड एक सब्सक्रिप्शन के साथ अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे गिवन है। जब आप डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा।